नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत हैं उनमें से जो संकुचन पर आधारित जो सिद्धांत हैं उनमें से जो भूसन्नति सिद्धांत कोबर महोदय ने प्रतिपादित किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो है पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को दो वर्गों में रखकर उनको समझा था। उसके बाद हमने कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में हमने जाना कि भूसन्नति क्या होती है और इस सिद्धांत के जो आधार हैं वो क्या क्या है। आज हम जो है भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार जो है पर्वतों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उस प्रोसेस को हम जानेंगे। कोबर ने बताया कि जो भूसन्नतियाँ हैं वो लंबे तथा चौड़े जलपूर्ण गर्त थे। ये ऐसे जो है लंबे चौड़े उथले भाग थे जो जल से भरे हुए थे। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पर्वत निर्माण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको 3 चरणों में या 3 अवस्थाओं के अंदर विभाजित किया। पहली जो अवस्था है वो भूसन्नति अवस्था, दूसरी अवस्था को पर्वत निर्माणकारी अवस्था नाम दिया और तीसरी जो अवस्था है उसे पर्वत अवसान की अवस्था उन्होंने नाम दिया। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था के अंदर जो है वो भूसन्नतियों का निर्माण होता है, जिसके अंदर पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नतियों का निर्माण होता है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी बहुत तप्त गैस का एक गोला थी, गर्म थी। जैसे धीरे धीरे वो ठंडी हुई तो क्रस्ट जो है उसमें संकुचन हुआ। संकुचन होने से कुछ भाग ऊंचा उठ गया, कुछ भाग नीचे धस गया। जो भाग नीचे धसे हुए थे उनके अंदर जो है इस तरीके से कुछ भाग ऊंचा उठ गया, कुछ नीचे धस गया। उनमें जल भरने से जो है वो भूसन्नतियों का निर्माण हुआ। इसलिए इस अवस्था को भूसन्नति अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें प्रत्येक भूसन्नति के चारों ओर उन्होंने बताया कि दृढ़ भूखंड स्थित है। इस दृढ़ भूखंड के लिए जो उन्होंने जो शब्द यूज किया है वो क्रेटोजेन शब्द का प्रयोग किया है और इसके भूसन्नति के जो सामने वाले भाग हैं उनके लिए उन्होंने अग्र प्रदेश या फोरलैंड शब्द का प्रयोग किया है। इन दृढ़ भूखंडों के अपर्दन से प्राप्त मलबा जो है, जब दृढ़ भूखंडों पर अपक्षय अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो मलबा प्राप्त होता है वो मलबा जो है नदियों के द्वारा उसका भूसन्नतियों में निरंतर धीरे धीरे जमाव होता रहता है। वर्तमान में भी आप देख सकते हो नदियां जो है अपने साथ बहुत सारा मलबा बहाकर सागरों के अंदर जमा करती हैं। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने अवसादीकरण कहा, सेडिमेंटेशन कहते हैं। वैसे भी हम इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। अवसादों के कारण जो है भार में वृद्धि होने से भूसन्नति की जो तली है उसमें निरंतर धसाव होता गया। आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि जो अग्र प्रदेश है वहाँ से जो नदियाँ मलबा लाकर जमा कर रही हैं, जो सेडिमेंटेशन की जो प्रक्रिया हो रही थी उससे जो है तली में भार बढ़ने से तली निरंतर जो है वो नीचे धस रही है। पहले इसका लेवल यहाँ पे था, फिर ये इस तरीके से धसकर वो नीचे धसती जाती। इस प्रक्रिया को जो है वो अवतलन की क्रिया या सब्सिडेंस के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्रियाएं जो हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई छोटे टाइम पीरियड में, तो इनके कई लाखों करोड़ों वर्ष जो है इस प्रक्रिया के अंदर लगते हैं, जिससे मलबे का अधिक मात्रा में निक्षेपण और भूसन्नति जो है वो अधिक गहरी होती जाती है। तो उसके पश्चात क्या होता है, द्वितीय अवस्था की यदि हम बात करें तो इस अवस्था को हम पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। जब भूसन्नति भर जाती है तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न वो नीचे धसेगी। तली निरंतर नीचे धस रही है, निरंतर नीचे धसने के कारण उसके जो सामने वाले जो अग्र प्रदेश है भूसन्नति के उनमें क्षैतिज संचलन हो जाता है और अग्र जो प्रदेश है वो एक दूसरे की ओर आने लगते हैं, एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। इस अवस्था को पर्वत निर्माण अवस्था कहते हैं। अग्र प्रदेशों के पास सरकने से उत्पन्न जो संपीड़नात्मक बल के कारण जो भूसन्नति में जो मलबा जमा हुआ था या जो तलछट जमा है उसमें संकुड़न से मोड़ पड़ जाते हैं, वलन या मोड़ पड़ जाते हैं, जिस कारण मलबा जो है वो वलित पर्वत में
कन्वर्ट हो जाता है, वलित पर्वत का रूप धारण कर लेता है। जो मलबा भूसन्नति में जमा है वो दोनों ओर से जो है वो दबाव लगने से उसके अंदर जो है वो मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरीके से वो वलित पर्वत के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे डायग्राम में हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पे वलित पर्वत के रूप में दिखा रहा है। अब जो है हम बात करें कि यदि ये जो बल है ये इसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, इसकी मात्रा पर डिपेंड करेगा कि जो संपूर्ण मलबा का में मोड़ पड़े या उसके कुछ किनारों वाले भाग में ही मोड़ पड़े। यदि संपीड़न का बल सामान्य होता है तो केवल किनारे वाले भाग ही वलित होते हैं। जैसे अगर बल सामान्य है तो उसके किनारे वाले भागों में ही ये वलन पड़ते हैं, मोड़ पड़ते हैं। देखो इसमें जो 33 भूसन्निधि है यहाँ पे थी, उसमें अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें, हिमालय पर्वत और जो कुनलुन पर्वत है इस भूसन्निधि में इनके किनारे वाले भागों पर तो मोड़ पड़ने से उत्तरी भाग में तो कुनलुन पर्वत बन गया और दक्षिणी भाग के अंदर हिमालय पर्वत श्रेणी बन गई और बीच का भाग जो है वो वलन से अप्रभावित रहता है। इस अप्रभावित भाग को, जो वलन से अप्रभावित भाग है, इसे मीडियन मास, मध्य पिंड या स्वासिन वर्ग नाम जो है कोबर महोदय ने दिया। और जो किनारे वाले भागों में जो वलित पर्वतों का निर्माण होता है उसे जो है उन्होंने रेड केटेन जो है शब्दावली का प्रयोग किया है। इसके लिए उन्होंने रेड केटेन शब्दावली का प्रयोग किया और एवलन से अप्रभावित भाग के लिए स्वासिनबर्ग या मीडियन मास या मध्य पिंड शब्दावली का प्रयोग किया। दूसरा, वहीं यदि संपीड़नात्मक बल अधिक सक्रिय होने पर मध्य पिंड का जो निर्माण नहीं होता है, संपूर्ण जो तलछट है वो वलित पर्वतों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी पर्वत निर्माण की अवस्था। उन्होंने सब पहली अवस्था में बताया कि भूसन्निधियों का कैसे निर्माण होता है, फिर भूसन्निधि में कैसे अवसादन और सब्सिडेंस जो है अवतलन की प्रक्रिया होती है, फिर दूसरी अवस्था में बताया कि भूसन्निधियों में जो मलबा जमा हुआ है उसमें क्षैतिज संचलन के कारण किस तरीके से वलन का प्रोसेस होता है जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तीसरी जो अवस्था है वो जो है उन्होंने बताया पर्वत निर्माणकारी या पर्वतों के अवसान की अवस्था। अवसान की जो इस अवस्था में उन्होंने बताया कि इस अवस्था में पर्वतों का जो निम्नीकरण होता है अपक्ष और अपर्दन की क्रिया के द्वारा। ये जो भाग है वो जो ऊंचे उठे हुए पर्वतीय भाग है ये निरंतर इनमें कटाव होता रहता है। इस अवस्था के लिए उन्होंने पर्वत अवसान अवस्था का जो है का प्रयोग किया है या पर्वत अवसान की अवस्था कहा है। अब हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। तैटिस भूसन्निधि के उत्तर में यूरोप का स्थल भाग तथा दक्षिण में जो अफ्रीका दृढ़ भूखंड था। इन दोनों अग्र प्रदेशों के आमने सामने सरकने के कारण अल्पाइन पर्वत श्रेणी, जो अल्पाइन पर्वत श्रेणी यूरोप में अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच स्थित है, वहाँ पहले जो है जो तैटिस भूसन्निधि जो लंबी यहाँ हिमालय पर्वत तक, यूरोप से लेकर ये हिमालय पर्वत तक फैली हुई थी। तो जो यूरोप और अफ्रीका इन दोनों की एक दूसरे की ओर आमने सामने सरकने से कौन सी पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ? अल्पाइन पर्वत श्रेणी का। दूसरा, यहाँ कार्पेथियन तथा दिनारी काल्पस के मध्य वलन से अप्रभावित हंगरी का मैदान जो है मध्य पिंड का उदाहरण है। एक तरफ कार्पेथियन जो रेड केटेन और दिनारी काल्पस इन दोनों के बीच जो है वो वलन से प्रभावित भाग हंगरी का मैदान है। हिमालय तथा कुनलुन के बीच अभी हमने बात करी पीछे तिब्बत का पठार, टोरस व पोंटिक श्रेणियों के मध्य अनातोलिया का पठार जो है मध्य पिंड के उदाहरण। ये कोबर के सिद्धांत के पक्ष में जो है वो प्रमाण है। हिमालय के निर्माण के विषय में जो कोबर बताते हैं कि पहले यहाँ तैथिस सागर था जिसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण के अंदर गोंडवाना लैंड अग्र प्रदेश के रूप में स्थित थे। इयोसीन युग में जब ये दोनों आमने सामने सरकने लगे जिस कारण तैथिस भूसन्निधि में वलन पड़ने से उत्तरी भाग में तो कुनलुन पर्वत बन गया, दक्षिण भाग के अंदर जो है हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ और दोनों के बीच जो वलन से अप्रभावित भाग था जो मध्य पिंड के रूप में तिब्बत का पठार बच गया, शेष रह गया। ये आप देख पा रहे हैं इसमें
ये जो है हिमालय पर्वत श्रेणी। यहाँ पहले तैतीस भूसन्नति थी, उस भूसन्नति में अंगारालैंड और गोंडवानालैंड से जो नदियां निकलकर लगातार अवसादीकरण कर रही थी। अवसादों के बढ़ते भार के कारण उसमें क्या हो रहा था, अवतलन की प्रक्रिया हो रही थी। फिर जब तैतीस भूसन्नति भर गई तो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड जो है क्षैतिज पृथ्वी में क्षैतिज संचलन, भार के कारण जो क्षैतिज संचलन हुआ, एक दूसरे की ओर खिसकने लगे, एक दूसरे की ओर खिसके। तो उत्तरी भाग में तो कुनलुन पर्वत बन गया, दक्षिण भाग में हिमालय पर्वत श्रेणी, और बीच का जो वलन से अप्रभावित भाग रहा वहाँ तिब्बतन प्लेटू बनाइए। आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये मैप में यदि हम देखें तो ये कुनलुन पर्वत श्रेणी है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी, और बीच का भाग ये तिब्बतियन प्लेटू है। अब हम बात करें इस सिद्धांत के आलोचना की कि कोबर द्वारा जो वर्णित पृथ्वी के जो संकुचन से उत्पन्न बल है वो पर्वत निर्माण के। कोबर ने बताया कि संकुचन के कारण जो बल उत्पन्न हुआ उसी से जो है वो वलन की प्रक्रिया हुई, जिससे पर्वतों का निर्माण हुआ। लेकिन यदि हम इसकी मात्रा को देखें तो ये हमें सफिशिएंट नहीं लगती या अपर्याप्त लगती है पर्वतों के निर्माण के लिए। बहुत सारे विद्वानों ने जो है इसको लेकर इस सिद्धांत की आलोचना की है। पूर्व से पश्चिम फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण तो ठीक है, इस सिद्धांत से हो जाता है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए जो पर्वत हैं उनका स्पष्टीकरण इस सिद्धांत के द्वारा नहीं होता है। हिमालय है, आल्पस है, कार्पेथियन है, दिनारिक है, कुल्लू ने, इन पर्वतों की उत्पत्ति तो ये सिद्धांत जो है समझा देता है, लेकिन रोकीज और एंडीज जैसी पर्वत श्रेणियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, उनके स्पष्टीकरण ये सिद्धांत नहीं दे पाता है। तो इस पॉइंट को लेकर भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर बात करें हम, कोबर के अनुसार भूसन्नति के दोनों पार्श्व सरकते हैं। कोबर कहता है कि जो दोनों अग्र प्रदेश है वो दोनों ही सरकते हैं, जबकि स्वेस जो है वो कहते हैं कि एक पार्श्व सरकता है। तो वो स्वेस महोदय इसके दोनों भागों को सरकने को लेकर भी आलोचना करते हैं। हालांकि इस तर्क को जो है बाद में चलकर विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। इस तरीके से जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, इसमें हमने सबसे पहले सिद्धांत के आधारों को जाना, फिर उसके पश्चात हमने सिद्धांत की प्रक्रिया में हमने सिद्धांत जो कोबर महोदय ने सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहली अवस्था में उन्होंने बताया कि भूसन्नतियों का कैसे निर्माण होता है। इसमें उन्होंने बताया कि जो तप्त पृथ्वी थी उसमें उष्मा के ह्रास होने से क्रस्ट पर जो है संकुचन हुआ, संकुचन से कुछ भाग ऊपर उठ गया, कुछ भाग नीचे धंस गया। नीचे धसे हुए भागों में जल भरने से भूसन्नतियों का निर्माण हुआ। इन भूसन्नतियों में आसपास का जो दृढ़ भूखंड है वहां से आकर मलबा जमा होता रहा, जिसे अवसादीकरण कहा। मलबे के जमाव से, मलबे के भार से जो भूसन्नति की तली नीचे धंसने लगी। तो फिर उसके पश्चात उन्होंने दूसरी अवस्था में पर्वत निर्माण को समझाया। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे जो है मलबे का भार बढ़ता गया, तली नीचे धंसती गई, भूसन्नति जब भर जाती है तो उसका भार इतना ज़्यादा होता है कि जो है चट्टानों के बीच क्षैतिज संचलन शुरू हो जाता है, जिससे जो अग्र प्रदेश है वो एक दूसरे की ओर सरकने लगते हैं। और अग्र प्रदेश एक दूसरे की ओर सरकते हैं तो जो भूसन्नति में जो मलबा जमा होता है उस मलबे में वलन बढ़ जाता है, उस वलन से पर्वतों का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था में उन्होंने पर्वत अवसान की अवस्था बताई कि जब जैसे ही वलित पर्वतों का निर्माण होता है उस पर अपक्ष और अपर्दन के कारक सक्रिय हो जाते हैं, वो उनका कटाव करने लगते हैं, जो कि एक लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती है। उन्होंने रेड केटेन, मीडियन मास, क्रेटेजोन, अग्र प्रदेश की कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया, जिसके बारे में हमने चर्चा की। कुछ एग्जाम्पल्स जो है उनके सिद्धांत के पक्ष में जो है हमने जाने, किस तरीके से जो है अल्पाइन पर्वत श्रेणी, कार्पेथियन, दिनारिक, आल्पस, कुनलुन, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को हमने समझा। धन्यवाद।